उत्तराखंड के विकास पर धामी का बयान। प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है अपार संभावनाएं। 2025 में देश का आदर्श राज्य बनेगा प्रदेश। चंपावत उपचुनाव के लिए एक्शन में धामी। रोड शो कर जनता से मांगे वोट। 3 दिन बाद होनी है चंपावत में वोटिंग। सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा कल। टनकपुर में धामी के लिए करेंगे चुनावी रैली। चंपावत उपचुनाव में है स्टार प्रचारक। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर स्नान को लेकर पुलिस अलर्ट। 29 और 30 मई को शहर में भारी वाहन प्रतिबंधित। तैयारी पुख्ता। 4 धामों में मौतों का आंकड़ा 92 पहुंचा। 78 श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य विभाग ने वापस लौटाया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद फैसला। रुड़की में बेटी लगा रही इंसाफ की गुहार। 11 महीने से लापता मां का नहीं लगा सुराग। आला अधिकारी ने दिया इंसाफ का भरोसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से। खबर आ रही है राजधानी देहरादून से। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। राजधानी से खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सिविल कोड को लेकर तैयार की गई 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई शामिल। दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली भी शामिल। राजधानी से खबर, दून यूनिवर्सिटी के कुलपति भी शामिल। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह भी ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं राजेश वर्मा। राजेश जी, कमेटी बना दी गई है। रंजना प्रकाश देसाई जी को भी शामिल किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आया है। बिल्कुल प्रबुद्ध, मैं आपको बता दूं कि ये देश का और सबसे पहला ऐसा राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जल्द ही लागू कर देगा। लेकिन फिलहाल जो है इस पे कमेटी बना दी गई है। और अभी तक की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है रंजना प्रकाश देसाई, उनको जो है चेयरपर्सन इस कमेटी में बनाया गया है। इसके साथ साथ 4 सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया है। अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट से पूर्व जज रहे प्रमोद कोहली को जो है इसमें शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो समाज सेवी जो है इसमें शामिल हैं। और इसके साथ साथ बात करें तो पूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं जो है शत्रुघ्न सिंह जो हैं, वो इस कमेटी में शामिल है। और इसके साथ साथ समाज सेवी जो हैं सुरेखा डंगवाल, वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। तो कहा जा सकता है कि ये देश का ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें सिविल कोड को लेकर के जो है जल्दी ही जो है ये कमेटी जो है अपने अहम बिंदु जो है उस पे जो है वो चर्चा करेगी। और आगे जिस तरीके की नीति रहेगी और क्या रहेगा, ये सारे अभी सवाल ऐसे हैं कि जो बहरहाल अभी देखने होंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि धामी सरकार की जो पहली उपलब्धि है, क्योंकि आपको याद होगा प्रबुद्ध की जब 2022 के चुनाव की शुरुआत हो रही थी तो ये घोषणा जो है चुनाव से महज 2 दिन पहले जो है धामी ने मुख्यमंत्री धामी ने जो है वो की थी। और इसके बाद जिस तरीके का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत फास्ट तरीके से जो है इस पे काम हो रहा है। जिस तरीके से आज कमेटी बनाई गई है और कमेटी आगे जो निर्णायक बिंदु होंगे उनको लेकर के चर्चा करेगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रबुद्ध, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म कोड आखिर है क्या, क्योंकि जो तमाम जो धर्मों को लेकर के जो अलग अलग कानून जो है वो प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, तो वो सब जो है आने वाले समय में जो है जो जिस तरीके की पहल की जा रही है उस हिसाब से निरस्त हो जाएंगे और एक ही कानून जो है वो लागू होगा प्रदेश के अंदर। और ये पहला एक ऐसा राज्य होगा। राजेश जी, यहाँ थोड़ा चाहेंगे कि आप थोड़ा डिटेल से जनता को, हमारे दर्शकों को बताएं कि सिविल कोड में क्या क्या शामिल है और कैसे काम करेगा, थोड़ा विस्तार से। बिल्कुल
बिल्कुल प्रभु, देखिए ये कानून जो है ये सिविल कोड को लेकर के एक अहम पहल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पहली बात, अभी तक देश के किसी भी राज्य में इस तरीके की पहल नहीं हुई। दूसरी बात कि जब चुनाव हुए थे, मैंने आपको बताया कि जैसे 2022 में चुनाव की शुरुआत हो रही थी तो 2 दिन पहले ही धामी सरकार ने इस पर एक निर्णय लिया था और जो है इस पर चर्चा करने की बात कही थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको लागू करेंगे। तो ये एक बड़ा असर जो है वो कहा जा सकता है कि सरकार भी आ चुकी है। हालांकि उपचुनाव जो है प्रदेश के अंदर धामी के चल रहे हैं क्योंकि वो चुनाव में हार चुके थे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं इस कोड को लेकर के जो है एक बड़ा पहल जो है वो कहा जा सकता है कि वो कर दी गई है और जिसमें एक कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से लेकर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और साथ ही में जो है चीफ सेक्रेटरी पूर्व में जो रहे शत्रुघ्न सिंह और उसके साथ समाज सेवी, तो कई ऐसे लोग हैं जो इस कमेटी पे काम करेंगे। और इस कमेटी की खासियत ये रहेगी क्योंकि जो धर्म है, जो अलग अलग धर्मों को लेकर के कानून बने हैं, चाहे वो सिख समुदाय की बात करें या मुस्लिम समुदाय की बात करें या अन्य किसी भी समुदाय की बात करें, तो वो सब जो है आने वाले समय में जिस तरीके से जो पहल की गई है उसमें निरस्त हो जाएंगे। सिर्फ एक कानून जो है वो प्रदेश के अंदर लागू होगा जो धर्मों से संबंधित जो भी काम होंगे, जो भी कोर्ट से संबंधित होंगे या धर्म से संबंधित जो भी काम होंगे, जो भी इस तरीके के काम जो आगे बढ़ने हैं, तो उस पर जो है कहीं ना कहीं जो है एक सिविल कोड का जो है गठन किया जाएगा और उस पे कमेटी जो है वो बना दी गई है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक देश के अंदर किसी भी राज्य में इस तरीके की पहल नहीं की गई, लेकिन धामी सरकार का और कहा जा सकता है कि ये पहला एक इस समय फ्रंट पर जो है छक्का जो है यहाँ पर स्टैटिक मारते हुए दिखाई दिए हैं और ये जो है पहले ही उत्तराखंड राज्य ने की और ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ी जो है पहल होगी और इसके बाद शायद हो सकता है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें भी इस तरीके के जो कानून है या इस तरह के सिविल कोड को लेकर के जो चर्चा है या और भी इसमें क्या और बेटर हो सकता है, ये तो खैर चीजें हैं कि जो बिंदुओं पे जो कमेटी बैठी है, जो कमेटी बनाई गई है, वो किस तरीके से आगे काम करेगी। लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें जो है वो सब कमेटी के पास है और कमेटी का गठन हो चुका है क्योंकि इसमें सभी बुद्धिजीवी जो है वो इसमें जोड़े गए हैं और तमाम जो सामाजिक जो चीजें होती हैं धरातल पर उनको किस तरीके की समाज के लोगों को, चाहे वो अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं, उनको किस तरीके की परेशानियां आती हैं, तो वो उन सब चीजों पे पहल होगी और उन पे एक एक गहनता से जो है मंथन किया जाएगा और उसके बाद जो कमेटी का निर्णय होगा उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि ये कब प्रदेश में लागू हो। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी पहल जो है वो धामी सरकार की तरफ से हो चुकी है प्रबुद्ध और ये और देश का और पूरे कहा जा सकता है कि एक पहला राज्य होगा और इसके बाद मुझे लगता है कि अगर ये कारगर बनता है और कारगर साबित भी होगा क्योंकि जब जानकारों ने इस तरीके की पहल की है, एक तरीके की आवाज उठाई है और सरकार ने खुद इस पे एक मंथन किया है और तभी सिविल कोड को लेकर के इतना बड़ा निर्णायक निर्णय जो है वो आज धामी सरकार ने किया है, तो कहा जा सकता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आगे कारगर साबित होगा और इससे अन्य राज्य भी जो है उत्तराखंड से सीख लेंगे और शायद हो सकता है कि वो भी जल्द ही अगर इस पे काम कई राज्यों ने मंथन करना भी शुरू कर दिया है जो जानकारी आ रही है। लेकिन अगर ये जहां पर प्लेटफॉर्म पे जब आ जाएगा, कहा जा सकता है कि धामी सरकार का जो ये पहल थी और जो सिविल कोड को लेकर के बात थी वो इंजन जो है वो पटरी पे आ चुका है प्रभु। अब ये इंजन किस रफ्तार से चलेगा और कितनी कमेटी में जो लोग जुड़े हैं वो किस रफ्तार से इसको आगे बढ़ाते हैं और क्या क्या इसमें विषय होंगे, ये पॉइंट आगे अभी कहना मुश्किल होगा। ये पॉइंट्स आगे जो कमेटी गठित जो अभी की गई है वो क्या क्या बिंदु लेकर के चलेगी ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन एक बड़ी पहल जो है वो धर्मी सरकार की यहां पर आज देखने को मिल रही है प्रभुत। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जो बता रहे थे कि अगर यहाँ पे लागू होता है उत्तराखंड में, इसके बाद जितने बीजेपी के शासित राज्य हैं उनमें भी इसी तरह से कानून लाया जाएगा और सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो इसके लिए 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी गई है और जल्दी फैसला। और यहां वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। राजधानी देहरादून से खबर आ रही है, 4 धाम यात्रा में अब तक 92 लोगों की मौत। राजधानी देहरादून से खबर, 4 धाम यात्रा में अब तक 92 लोगों की मौत। यात्रा में हृदय गति रुकने से हुई हैं ज्यादातर मौतें। निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का बयान। 4 धाम यात्रा में कल 16 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत। राजधानी से खबर, 4 धाम यात्रा में अब तक 92 लोगों की हो चुकी है मौत। यात्रा में हृदय गति रुकने से ज्यादातर मौतें हुई हैं। निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का बयान आया है। राजधानी से खबर, कल 4 धाम यात्रा में 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और ये कुल आंकड़ा 92 पहुंच चुका है। 4 धाम यात्रा में अब तक 92 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। कल 16 लोगों की मौत हुई थी। ज्यादातर मौतें हृदय गति रुकने से हो रही हैं। निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का बयान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानिश अली जुड़ गए हैं। दानिश, 92 पहुंच चुका है श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। बिल्कुल, जिस तरह से जो बीते दिनों से लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी में लगभग जो कल जो एक मौत का आंकड़ा जो लगातार जो 16 जो आए थे, उसके बाद आज फिर एक मामला कर्णप्रयाग से एक मामला नया मामला सामने आया, जिसमें जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो उनमें से एक की मौत हो चुकी है। उसमें से अब जो आंकड़ा है वो लगभग लगातार 91 से बढ़कर अब 92 हो चुका है। जो स्वास्थ्य निर्देशक हैं, जो सरोज नेथानी, उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी जो मौतें हो रही हैं, जो यात्रा में जो श्रद्धालुओं की मौतें हो रही है, वो लगभग 50 साल से उम्र वालों की हो रही है। और जो ये सभी जो मौतें हो रही हैं वो किसी भी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में या अलग स्वास्थ्य विभाग के अंडर आता है, उसमें नहीं हो रही है। अब ये बाहर की तरफ, बाहर जो यात्रा के दौरान हृदय गति रुकने से और अन्य जो समस्याएं जो आ रही हैं उसको लेकर, जो ठंड है, जो बारिश है, उसमें उसको लेकर ये दिक्कतें आ रही हैं। और तमाम तरह की जो ये मौतें सामने आ रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो निर्देशक का कहना था, उनका साफ तौर पर कहना था कि 50 साल की उम्र वालों पर ज्यादातर इन जो ये मौतें हुई उनमें शामिल है। जी दानिश, प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि स्वास्थ्य जांच हो रही है लगातार, तो जो अटैक पड़ रहे हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहा है, तो मौके पर क्या चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है? चिकित्सा सुविधा को लेकर अगर बात की जाए तो जो निर्देशक का कहना था कि साफ तौर पर कि हमारे द्वारा पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं, सभी जगह डॉक्टर लगा दिए गए हैं। जो ऊपर जो यात्री जा रहे हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में यात्री जा रहे हैं, जो 4 धाम यात्रा पर यात्री जा रहे हैं, उनका जांच की जा रही है। उनको किसी भी तरह से जो कोई भी छूट नहीं दी जा रही है, उसमें तमाम तरह की जांचें की जा रही है। अगर जांच में वो स्वस्थ नहीं पाए जाते हैं, उनको वापस कर दिया जा रहा है और उनको किसी भी तरह से नरमी नहीं बरती जा रही है। जी दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता दानिश अली, जो बता रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है पूरी तरह मुस्तैद है और जांच की जा रही है लगातार। और यहां रुको एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए।
विमल बोलो जुबां केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का उत्साह पूरे फान पर है। बड़ी संख्या में यात्री चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच 78 श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य विभाग ने बिना दर्शन के ही वापस बैरंग लौटाया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने चार धामों में हो रही मौतों को देखते हुए कुछ खास व्यवस्था की है, जिसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण के साथ विभिन्न सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के महज 24 दिनों में ही अब तक 11 लाख से अधिक लोग यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। इस दौरान चारों धामों में मौतों का आंकड़ा भी 92 पहुंच चुका है। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी ने कहा, कोई एक भी डेथ हेल्थ रिलीफ पोस्ट में या अस्पतालों में नहीं हुई है। जो भी डेथ हुई है सभी यात्रा मार्ग पर ही हुई है। कल तक 91 डेथ्स हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हमारे अस्पताल में नहीं हो रही है, ये ब्रॉड डेड हो रहे हैं। माने ये ठंड की वजह से, जो भी आपने कहा क्यों हो रही है, ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया, भीग जा रहे हैं, बर्फ है, इनके पास वुलन क्लोथ्स नहीं है, या फिर ये अगर भीगे नहीं है तो ये स्नान कर रहे हैं, बहुत ठंडे वाटर में स्नान कर रहे हैं, जिसे एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया हो रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कल रात को भी एक लेट सोनप्रयाग विवेकानंद हॉस्पिटल से, जो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उधर भी ब्रॉड डेड लाया गया। वो करीब 71 ईयर्स के बिहार के व्यक्ति थे, वो भी ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से ब्रॉड डेड। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को आ रही रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रा से जुड़े सभी जनपदों के जिला अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक व्यवस्थित करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। देवभूमि के द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में अगले महीने सोमवती अमावस के स्नान को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। हरिद्वार के जिलाधिकारी से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवती अमावस के स्नान और आने वाली कांवड़ यात्रा के लिए व्यवस्था बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की। देखिए, आज तारीख 26 है और मैं ये जो भी हमारे सामने चैलेंजिंग विषय आते हैं, हम उस पर पूरी तरह से ध्यान से काम करते हैं, करेंगे भी। सरकार का फोकस भी यही है कि किस प्रकार से, क्योंकि सवाल चार धाम का भी है, सवाल सोमवती अमावस्या का भी है, आने वाली कांवड़ यात्रा का भी है। और दूसरी बात मैं इससे बढ़ के कहने वाला हूँ कि हमारे यहाँ चाहे गढ़वाल का कोई क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं का कोई क्षेत्र हो, चाहे चार धाम यात्रा हो, या फिर हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा स्नान का हो, यहाँ तो 12 महीने लोगों का आना रहता है। और हमारे सामने जो चुनौती है हम उसको स्वीकार भी करते हैं और उसके अनुरूप कार्य भी करते हैं। उत्तराखंड बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए आज बार सदस्यों ने अपना मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान किया। हाईकोर्ट बार सभागार भवन में वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुई, जो शाम को 4 बजे तक चली, जिसमें कुल 1229 अधिवक्ताओं में से 794 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अवतार सिंह रावत, प्रभाकर जोशी, शशिकांत शांडिल्य के बीच मुकाबला है, जबकि महासचिव के लिए विकास बहुगुणा और सौरभ अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बार चुनाव पर्यवेक्षक राजवीर सिंह बिष्ट ने बताया कि वोटिंग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हुई। जिन अधिवक्ताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे, उन अधिवक्ताओं का बार इंडिया का पासिंग सर्टिफिकेट देखने के बाद वोटिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि देर रात तक उत्तराखंड बार एसोसिएशन के सभी परिणाम आ जाएंगे। हाईकोर्ट के आज जो यहाँ पे वार्षिक चुनाव हो रहा है, सुबह 10 बजे से वोटिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और शांतिपूर्वक और नियम के अनुसार ही प्रक्रिया चल रही है। अधिवक्ताओं में जोश है, क्योंकि लास्ट टाइम कोविड की वजह से जो वोटिंग प्रक्रिया थी, हमारे चुनाव वगैरह थे, वो कहीं डिले हो गए, कहीं कैंसिल हो गए। इस बार हो रहा है तो सभी अधिवक्ताओं में काफ़ी खुशी का माहौल है और शांति प्रक्रिया से चुनाव चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के पीलीभीत रोड स्थित अभिषेक ढींगरा के क्वालिटी स्वीट्स रेस्टोरेंट में लगी आग की घटना की मौके पर पहुंचकर जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने लगी आग से हुए नुकसान पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने प्रतिष्ठान के स्वामी अभिषेक ढींगरा को सांत्वना देते हुए हर संभव आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। और यहां रुकें एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश में इन दिनों मंदिर, मस्जिद और लाउडस्पीकर को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने या न बजाने को लेकर तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार के रहने वाले 2 लोगों ने कौमी एकता का ऐसा संदेश दिया जो विवाद पैदा करने वाले लोगों के लिए बड़ा सबक साबित हो गया। देखिए क्या है पूरा मामला। देश में इन दिनों मंदिर, मस्जिद और लाउड स्पीकर को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से मंदिरों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने या ना बजाने को लेकर तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार के रहने वाले 2 लोगों ने कौमी एकता का ऐसा संदेश दिया है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के धनपुरा गांव में रहने वाले 72 साल के तालिब हसन और 34 साल के अमित कुमार यूं तो अलग अलग समुदाय के हैं, लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर दोनों एक जैसे ही राय रखते हैं। तालिब हसन और अमित कुमार का कहना है कि उनके गांव में मस्जिद और मंदिरों के लाउड स्पीकर से पैदा होता है ध्वनि प्रदूषण, बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा दोनों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में इसके लिए जनहित याचिका भी दायर की थी। हाई कोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए इस जिला प्रशासन को लाउड स्पीकर का शोर बंद कराने का आदेश दिया है। आप भी सुनिए क्या कहना है PIL फाइल करने वाले तालिब हसन और अमित कुमार का। ये कदम हमें उठाना पड़ा, हाई कोर्ट जाना पड़ा। किस वजह से उठाना पड़ा कदम इस वजह से उठाना पड़ा कि एक तो भाई जो धार्मिक स्थल है हम उसका विरोध नहीं करते। भाई नमाज है, अजान हो गई, बात खत्म हो गई। क्यों जी? आरती है, 15 मिनट का समय, शाम का 15 मिनट का सुबह का, वो आपने कर ली बस न छोड़। ये थोड़ा है कि भाई आप पूरे दिन मैच चलाएंगे, तो उससे जितने हमारे छात्र हैं, वहाँ छात्र हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, घरों के अंदर बीमार लोग हैं, वो सब परेशान रहते हैं। तो मतलब पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही थी, और जो बुजुर्ग आदमी हैं वो बीमार रहते हैं, उनको भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। हार्ट अटैक करने का चांस है फुल वॉल्यूम से। उससे पहले मैंने प्रशासन को भी इन्फॉर्मेशन दी थी, पर प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद मैंने CM हेल्पलाइन में कंप्लेन की, उसके बाद जांच आती है और बाकी प्रशासन खाली कागजों की फॉर्मेलिटी पूरी करता है और बाकी कार्रवाई कोई नहीं करता। और फिर उसके बाद फिर मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया, और उसके बाद हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश किए थे जिलाधिकारी को। फिर जिलाधिकारी के पास में 21 तारीख को उनको पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, उनको सूचना दी। फिर जिलाधिकारी ने अभी तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं की।
हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लिखा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अगर धार्मिक स्थलों में इससे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है तो उसे रोकना प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया है। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश का पालन कराने की बात कह रहे हैं। ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय का आया था और संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इसका अनुपालन करने के लिए मेरे द्वारा भेज दिया गया था। अभी 2 दिन पूर्व कुछ लोग मुझसे मिले थे और उसमें उन्होंने बताया था कि अभी इस आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया है, तो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और मैंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बता दिया है कि चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तो इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन में इसके अनुपालन आख्या हम लोग प्रेषित करेंगे। देश में चल रही मंदिर मस्जिद और लाउड स्पीकर की बहस के बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट का मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउड स्पीकर हटाने या आवाज नियंत्रित कराने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन लोगों के विरुद्ध के बिना धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण कम करवा पाता है या नहीं। हरिद्वार जिले के 2 लोगों ने कौमी एकता की ऐसी मिसाल पेश की है जहां धनपुरे के तालिब हसन 72 साल के हैं और अमित कुमार 34 साल के, यानी कि छात्रों की पढ़ाई और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं दोनों याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर ध्वनि प्रदूषण को लेकर, यानी कि जिले में हरिद्वार जिले के धनपुरा गांव के मंदिर मस्जिद यानी कि तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों को लेकर कहीं ना कहीं सतर्क दिखाई दिए और धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी अभी तक प्रशासन की ओर से लाउड स्पीकर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चारों धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो 4 धाम।